आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 लक्ष्मीकांत का। 11 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। एमसीक्यू साथ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। मैंने 2 बार यूपीएससी प्रीलिम्स और 1 बार यूपीएससी मेंस दिया है, और यूपीपीसीएस मैंने क्वालिफाई किया हुआ है प्रीलिम्स। और मेरा टीचिंग में ये टीचिंग स्टार्ट करने का यही रीज़न है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है यूपीएससी के साथ में, कंटेंट को लेके, पढ़ने के तरीके को लेके। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे छोटे बड़े बहन भाई तो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या अदर एग्जाम, वनडे एग्जाम्स की, पीसीएस वगैरह की, तो वो इस प्रकार से किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो, उनको कोई भी ऐसी चीज़ें फेस नहीं करे जो फाइनेंशियली रूप से भी अगर वो स्ट्रगल नहीं करे कंटेंट के लिए, पढ़ाई के कंटेंट के लिए। तो अपन ने पॉलिटी स्टार्ट करी है। अभी पॉलिटी जैसे ख़त्म होगी 15 से 20 अक्टूबर, फिर अपन करेंगे हिस्ट्री, ठीक है। और हिस्ट्री में भी अपन एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से, ताकि आपका बेसिक से लेके अपर लेवल तक रेडी हो सके, ठीक है। आप 2 से 3 बार रिवीजन करना क्लास का, आपको परमानेंटली याद हो जाएगा वो चैप्टर पढ़ा के 50 एमसीक्यू करते हैं अपन डेली। तो इसी चैप्टर के भी अपन पहले संसदीय व्यवस्था देख लेते हैं, उसके 2 से गुण कैसी क्या है, भारत में कौन सा आर्टिकल क्या क्या कहाँ दिया गया है, सारा एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपन। फिर उसके बाद में अपन 50 एमसीक्यू करेंगे। आप क्लास को कंप्लीट क्लास देखना। 25 से 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, ज़्यादा रामायण महाभारत नहीं पढ़ना। आप वही पढ़ो जो आपके कंटेंट, आपका एग्जाम्स में जो आते हैं वही कंटेंट पढ़ो, आप उससे रिलेटिव पढ़ो, पीवाईक्यूज़ लगाओ, सिलेबस देखो और रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन करो। एक चीज़ पे टिके रहोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना नहीं बनेगी सिलेक्शन में। और अगर 1 से 2 से 3 से रोज़ नई बुक्स खरीदना, आज ये आज वो पढ़ना, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा भाई। पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। करंट अफेयर अपनी डेली आती है शॉर्ट्स में, 50 सेकंड का वीडियो हो जाता है, डेली सुबह 8 से 9 बजे के बीच में आ जाती है। आप आराम से देख सकते हो। मैं क्वेश्चन भी पोस्ट करती हूँ, क्विज़ भी पोस्ट करती हूँ डेली यूट्यूब पे। वहाँ से 2 से 3 हज़ार बच्चे डेली पार्टिसिपेट करते हैं, आप जाके देख सकते हो। आप क्विज़ लगाओ, क्वेश्चन लगाओ और क्लास लो। उसके बाद में करंट अफेयर का वीडियोज़ आपको मिल ही जाता है डेली। 10 एमसीक्यू होते हैं, उसके साथ में जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आपके घर पे, जो भी अवेलेबल है, उसको कंटिन्यूटी रखो, उसको पढ़ो और डेली अपडेट रहो। और 10 एमसीक्यू लगा लोगे तो करंट अफेयर कहीं नहीं जाएगी। और फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो मंथली मैगजीन ले आना, विजन IAS की। आप चाहो तो विजन, दृष्टि अच्छी आती है, उनकी दोनों की भी अच्छी आती है। मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो आप, तो मंथली मैगजीन से आपको पूरा कवरअप हो जाएगा। वैसे तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप क्वेश्चन करो और ये सोचो, कोई भी अगर न्यूज़ पढ़ रहे हो तो उसको पूरा एंगल से सोचना, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन, मतलब इसमें क्या क्या है और अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो शासन के प्रस्तावना में देखेंगे पहले अपन इंट्रोडक्शन। शासन के 2 प्रमुख रूप माने जाते हैं, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, राष्ट्रपति व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। भारत ने ब्रिटेन से प्रभावित होकर संसदीय प्रणाली को अपनाया है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, ठीक है। इसे कैबिनेट सरकार, कैबिनेट गवर्नमेंट, जिम्मेदार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। इसके और भी नाम है ये, ठीक है। कैबिनेट सरकार, जिम्मेदार सरकार या वेस्टमिंस्टर सरकार भी कहा जाता है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था को। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होगी, तो फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषताएं। वास्तविक और नाममात्र कार्यपालिका, रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति केंद्र में होता है, राज्यपाल राज्य में नाममात्र का कार्यपालिका होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति केंद्र में होता है कार्यपालिका के रूप में और राज्यपाल राज्य में होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका होती है, ठीक है। ये तो सिर्फ नाममात्र के होते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल, और जो केंद्र में तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही क्या होती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका का विधायिका से जुड़ाव, मतलब वो दोनों कैसे कनेक्ट होते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्री संसद, मतलब या राज्य विधानसभा से आते हैं, वे विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, प्रधानमंत्री और सभी मंत्री संसद से आते हैं, वे विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें एक लाइन और ऐड कर दी थी उन्होंने। मंत्रिपरिषद सामूहिक, नहीं ये क्वेश्चन था, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं आपको, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल, ये ऐसे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्यों होगी, क्योंकि लोकसभा में ही जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट है लोकसभा।
विधानमंडल पर कार्यपालिका का नियंत्रण कैसे रहेगा? तो कार्यपालिका ही विधेयक प्रस्तुत करती है, नीति बनाती है और संसद से पारित कराती है। समझ में आया? मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ये एक भी क्वेश्चन बन जाता है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होता है। कभी कभी राष्ट्रपति भी कन्फ्यूजन हो जाए तो बच्चे राष्ट्रपति लगा देते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में राष्ट्रपति भी देता है वो एग्जामिनर। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व तो प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों की नियुक्ति, कार्य, बंटवारा और इस्तीफा सब प्रधानमंत्री के इशारे पर निर्भर होता है। ठीक है, मतलब चाहे और ही कर रहा हो, चाहे राष्ट्रपति उसके थ्रू कर रहा हो, लेकिन होता सब कुछ प्रधानमंत्री के बेस पे ही है। अगर वो प्रधानमंत्री जो चाह रहा है वही होगा, क्योंकि नाम मात्र की कार्यपालिका है ना राष्ट्रपति। तो द्विसदनीय विधानमंडल जो बाइकोमरियल लेजिस्लेचर, तो अधिकांश संसदीय व्यवस्था में 2 सदन होते हैं। ठीक है, भारत में भी 2 ही सदन, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा को निचला सदन बोलते हैं लेकिन शक्तिशाली है। राज्यसभा को ऊपरी सदन बोलते हैं लेकिन इतनी शक्ति नहीं है जितनी लोकसभा के पास में है। ये याद रखना है आपको। विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन क्या होती है? तो विपक्ष सरकार की आलोचना करता है और गलतियों को उजागर करता है। ठीक है, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद मान्यता प्राप्त होती है उसमें, लोकसभा में भी। ठीक है, तो विपक्ष का होगा और राज्यसभा में भी विपक्ष की होगी। विपक्ष क्यों होता है? ताकि वो सरकार की, अगर सरकार निरंकुश हो जाए तो उस पर वो क्वेश्चन मार्क लगा सके, लोगों को बता सके कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, देश पर ऐसे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसदीय प्रणाली के लाभ, तो उसके मेरिट्स देखेंगे अपन, क्या क्या लाभ होते हैं। तो संसद, जिम्मेदार सरकार हमेशा संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। ठीक है, संसद प्रतिनिधि सरकार, कार्यपालिका जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि से बनती है। ठीक है, कार्यपालिका जनता चुन के भेजेगी प्रतिनिधियों को लोकसभा में, वही तो जाके कानून बना रहे हैं, तो प्रतिनिधि सरकार हुई ना। त्वरित निर्णय और नीतियाँ, मतलब सरकार के पास बहुमत होता है, इसलिए नीतियाँ पास कराना आसान होता है। ठीक है, लचीलापन, यदि सरकार अलोकप्रिय हो जाए तो अविश्वास प्रस्ताव से तुरंत बदली जा सकती है। ठीक है, अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार गिर जाएगी, मंत्रिपरिषद पूरी नष्ट हो जाएगी। विविध दृष्टिकोणों का समावेश, मंत्रिपरिषद विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। देखो, आपको पॉइंट टू पॉइंट ही चीज़ें पढ़नी है, फालतू रामायण महाभारत नहीं पढ़नी है, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा है, मैं भी इन चीज़ों से बहुत गुजर चुकी हूँ 2-3 साल में। तो मैं नहीं चाहती आप उस चीज़ को पेश करो, आप वही पढ़ो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। फालतू रामायण महाभारत पढ़ के आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, जो जिसका सिलेक्शन का टारगेट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है उसको, जो अपने परिवार से सबसे दूर आके यहाँ पढ़ा है, सब कुछ छोड़ रखा है अपनी स्टडी को लेके, तो फिर मेहनत करो भाई, ईमानदारी से मेहनत करो, टाइम पास मत करो फिर आप। संसदीय प्रणाली के दोष, मेरी बातें आपको बुरी लग सकती है लेकिन आप एक बार खुद से सोचना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, संसदीय प्रणाली के दोष भी है। अब क्रिटिसाइज भी है इसका। क्रिटिसाइज क्या होती है? अस्थिर सरकार, बहुमत न होने पर गठबंधन सरकारें जल्दी टूट जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक दल को अगर बहुमत नहीं मिल रहा है तो 2 दल मिलकर सरकार बनाते हैं, और फिर उनमें आपस में जब उनकी विचारधाराएं नहीं मिलती है तो सरकार टूट जाती है, सरकारें नहीं चल पाती है, तो उसे अस्थिर सरकार हो जाती है। कार्यपालिका का वर्चस्व, बहुमत वाली सरकार संसद पर हावी हो जाती है। ऐसे बोलते हैं कि अगर उसको पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो वो संसद पे हावी रहती है, तो वहाँ पे कार्यपालिका का ही वर्चस्व रहता है, ऐसा बोला जाता है दोष में। गुप्त सौदे और दल बदल, गठबंधन में आपसी समझौते के कारण नीतियों में शुद्धता कम हो जाती है। ठीक है, आपसी समझौता होगा तो वो अपनी पर्सनल व्यू ज़्यादा रखेंगे, वहाँ पे पर्सनल प्रॉफिट का ज़्यादा काम करेंगे। धीमी निर्णय प्रक्रिया, संसद में बहस और प्रक्रियाओं के कारण निर्णय लेने में समय लगता है। संसद टीवी तो आपने देखी होगी, और नहीं देखते तो देख लेना स्टार्ट कर देना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी करंट अफेयर आपकी कवर होती है, और उसमें पता चल जाता है कि अपन जो चुन के भेजे थे ना राजनेता, ही कैसे काम करते हैं, प्रोसेस क्या होती है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो एक तरह से निर्णय प्रक्रिया, क्योंकि उसमें बहस चलती है, फिर वो क्योंकि उसकी लंबी प्रोसेस होती है, कोई भी विधेयक आएगा, अब उसको रखा जाएगा, ये पूरा पढ़ेंगे अपन, क्योंकि कोई विधेयक आ रहा है तो वो कैसे नियम बन के निकलेगा बाहर, तो उस पर राष्ट्रपति तक कैसे पहुंचेगा, वो सारा प्रोसेस आगे वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, लोकप्रियतावादी नीतियाँ, सरकार वोट बैंक के लिए लोकप्रिय निर्णय लेने लगती है, चाहे विदेश में हो ना हो। ऐसा बोला जाता है कि गवर्नमेंट को सिर्फ वोट की राजनीति करती है, उनको मतलब नहीं है कि देश का क्या होगा आगे जाके, वो सिर्फ ऐसे निर्णय लेगी जो लोगों को प्रॉफिट दे, लोग उसमें खुश हो जाए कि हाँ यार इस गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, नेक्स्ट टाइम इसी को आना चाहिए। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, अब भारत में कैसा है? तो संविधान सभा ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया, लेकिन अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली से भी कुछ तत्व लिए हैं भारत ने। ठीक है, भारत में ऐसी क्वासी फेडरल रूप मिली, यानी संघात्मक स्वरूप है, पहले संसदीय प्रणाली है, दोनों का मिक्सचर है भारत में। अनुच्छेद 76 और 75 केंद्र में संसदीय प्रणाली का आधार है, और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में संसदीय प्रणाली का आधार है। भारत में क्या है? संसदीय लोकतंत्र प्लस संघीय राज्य है। समझ में आया आपको?
ऐसी संसदीय प्रणाली है भारत में। ब्रिटेन व अमेरिका से तुलना, ब्रिटेन में शुद्ध संसदीय प्रणाली है, यानी वहाँ पे केवल राजा या रानी केवल प्रतीकात्मक है। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है, मतलब कार्यपालिका का मुखिया होता है वो, और विधायिका से स्वतंत्र होता है। भारत में कैसा है, तो भारत ब्रिटेन के मॉडल पर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के कुछ स्वतंत्र अधिकार अमेरिकी प्रभाव के लिए लिए गए हैं, मतलब अमेरिकी प्रभाव से प्रभावित हैं ये। जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ और राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, ठीक है। अब इसमें चैप्टर में अपन ने पढ़ा संसदीय प्रणाली, दोष, ब्रिटेन अमेरिका से अपन ने उसका देख लिया तुलना। तो अब पढ़ेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो संसदीय प्रणाली एक जिम्मेदार सरकार है, सीधा क्वेश्चन आ जाता है। अनुच्छेद 76 में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, ठीक है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 75 सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया होता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, ठीक है। अब ये पूरा अपन ने पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब इसके 50 MCQ लगा लेते हैं जल्दी से, जो आपको रिवाइज करने में आसान रहेगा चैप्टर को, ठीक है। संसदीय व्यवस्था पे 50 MCQ। संसदीय व्यवस्था किस देश से प्रभावित है, तो ब्रिटेन से है, ठीक है। भारत में संसदीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत में कैबिनेट सरकार के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पता है जब चैप्टर स्टार्ट किया, जब 3 नाम बताए थे, ठीक है, तो कैबिनेट सरकार के नाम से जाना जाता है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो प्रधानमंत्री है। देखो अब इसमें ऑप्शन दे दिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नाम मात्र का कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जब आप बार बार एक क्वेश्चन करोगे ना, 50 क्वेश्चन लगा लो 2 से 3 बार, तो आपको चैप्टर पूरा याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं भी खुद ऐसे ही प्रिपरेशन करती, तब जाके मैं यूपीएससी मेंस लिख पाई हूँ। नाम मात्र कार्यपालिका किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को। देखो 4 ऑप्शन होते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं 4 ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ रही हूँ। मैं इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि मुझे पहले सब कुछ पता रहता है, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। मुझे पता है कि मुझे 4 ऑप्शन पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं 4 ऑप्शन दे रही हूँ आपको। देने का मतलब ये है कि आप उसको पढ़ के करो क्वेश्चन, क्योंकि मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है पढ़ाने की, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आप 4 ऑप्शन पढ़ो, आप माइंड में रिकॉल करो कि हाँ ये आंसर हो सकता है, क्योंकि आंसर नीचे रहता है। आप क्वेश्चन को इतना ही रखो और उसको पढ़ो कि हाँ कौन हो सकता है, ठीक है। आप ऐसा करोगे तो आपको ज़्यादा याद होगा, ठीक है। फिर राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। कार्यपालिका किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, तो अनुच्छेद 76 में ऐसा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को एक मंत्रिपरिषद सलाह देगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, एग्जैक्ट ऐसा कैसा क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है, तो लोकसभा में लाया जा सकता है। भारत में संसदीय व्यवस्था किस प्रकार की है, तो अर्ध संघात्मक, क्वासी फेडरल। अधिकतर बच्चों को पता नहीं होता है, वो संघात्मक कर देते हैं वहाँ पे, अर्ध संघात्मक है भारत में, ठीक है। वेस्टमिंस्टर मॉडल किस देश से संबंधित है, ब्रिटेन से, क्योंकि संसदीय प्रणाली अपन ने ब्रिटेन से अडॉप्ट करी है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगी। अगर ऐसा होता है तो सरकार गिर जाएगी। भारत की संसदीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तो कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होना, ठीक है। भारत में राज्यों में संसदीय व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद में राज्यों में किस अनुच्छेद के बताया ना मैंने, विधानमंडल, तो अनुच्छेद 163 164 में राज्यों में संसदीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को और क्या कहा जाता है, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है वनडे एग्जाम्स में। भारत में द्विसदनीय संसद क्यों है, तो संघीय ढांचे के कारण, ठीक है। संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है, वास्तविक व नाममात्र कार्यपालिका। वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री, और नाममात्र का कौन है, राष्ट्रपति। और राज्य में राज्यपाल नाममात्र का, और जो विधानमंडल है वहाँ की जो मंत्रिपरिषद होगी वहाँ पे वो वास्तविक होगी। भारत में प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है। संसदीय प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो जिम्मेदार सरकार होती है, ठीक है। संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, अस्थिरता। देखा ना उसमें, अगर बहुमत पूरा नहीं मिल पाता तो सरकार गिर जाती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है, पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार की कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका है, ठीक है। 21वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो लोकसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार उसमें राष्ट्रपति कर देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री होगा, वहाँ पे राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का है। भारत में संसदीय प्रणाली का मॉडल किस देश से लिया गया है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का कार्य क्या है, संवैधानिक संरक्षण और पुनर्निरीक्षण करना, ठीक है।
यही न्यायपालिका का कार्य है। जो संसद कानून बना रही है उनको पुनरावलोकन करना, उनका न्यायिक समीक्षा करना कि ये संविधान के हित में है या नहीं है, ये लोगों के देश के हित में होगा या नहीं होगा। ठीक है। संसदीय प्रणाली के तहत मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, तो उसमें कौन कौन होगा मंत्रिपरिषद में। जब अपन नेक्स्ट चैप्टर मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, अलग से चैप्टर दिया हुआ लक्ष्मीकांत पे, तो उसमें पूरा पढ़ेंगे अपन। ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से ही मंत्रिपरिषद का गठन होता है। ठीक है। किसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है, तो मंत्रिपरिषद को। संसदीय प्रणाली किसे स्थिर सरकार का कारण मानती है, गठबंधन और छोटे दल के कारण। ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली का संविधान में उल्लेख मुख्य रूप से किस भाग में है, तो भाग 4 और 5 में है। ठीक है। संसदीय प्रणाली का संविधान में उल्लेख दिया गया है भाग 4 और 5 में। संसदीय प्रणाली में कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है, तो कार्यपालिका का प्रमुख। संसदीय प्रणाली की स्थापना में किस सिद्धांत का पालन होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन होता है। इंपॉर्टेंट। भारत में संसदीय प्रणाली का उद्देश्य क्या है, तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। ठीक है। संसदीय प्रणाली का यही उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट है ये, कार्यपालिका और विधायिका के बीच उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या अंतर है, तो आपको पता होगा लोकसभा में तो अपन चुन के भेजते हैं और राज्यसभा में कुछ निर्वाचित होते हैं और कुछ मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली किस प्रकार की लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है भारत में। ठीक है। प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं ना अपन। और आपको पूछे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो प्रत्यक्ष नहीं है भारत में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे होगा, क्योंकि अपन चुन के भेज रहे हैं, फिर वो जाके काम बना, अपन सीधा थोड़ी काम कर रहे हैं, वहाँ पे नियम बना रहे हैं। ठीक है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र है भारत में। संसदीय प्रणाली में विपक्ष की भूमिका क्या है, तो सरकार की आलोचना और नीति सुधार के लिए प्रेशराइज करना कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, देश के हित में नहीं है। ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन का पद क्यों महत्वपूर्ण है, अपन ने देखा ऊपर क्यों है, क्योंकि सरकार की गलतियों पर निगरानी रखने के लिए, निरंकुश नहीं हो सरकार। संसदीय प्रणाली के में बहुमत सरकार के क्या फायदे हैं, तो नीति निर्माण में तेजी से नीति निर्माण हो जाते हैं, उसको ज़्यादा वेट नहीं पड़ता, क्योंकि पूर्ण बहुमत होगा तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा में ज़्यादा बहुमत होगा उसका, तो उसको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा उसके लिए, वोटिंग के लिए, मतदान के लिए कि इसमें कितने सदस्य सहमत है कि नहीं है, तो जल्दी बन जाएगी। भारत में मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आप बोर मत होना। क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको याद हो सके। चाहूँ तो मैं 20 MCQ करा के भी छोड़ सकती हूँ, 10 MCQ भी करो, उसमें कवर नहीं होगा, लेकिन उसमें याद नहीं होगा। मेरा टारगेट आपको याद हो। ठीक है। पढ़ते तो वैसे भी सब कुछ है, बहुत कुछ पढ़ते हो, आप भी बहुत कुछ पढ़ते हो सारे दिन में। UPSC या PCS वनडे एग्जाम, जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाला बनता सब पढ़ते हैं, लेकिन उनको याद कितना है उनको खुद को नहीं पता होता है। तो मेरा बस यही पहले एक छोटी सी शुरुआत है कि हाँ आप जो पढ़ रहे हो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। संसदीय प्रणाली का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है, तो मंत्रिपरिषद के लिए। ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली किस अनुच्छेद में स्पष्ट है, तो अनुच्छेद 76 और 75 में। ठीक है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका का संबंध कैसा है, तो उत्तरदायी। संसदीय प्रणाली के तहत मंत्रिपरिषद का इस्तीफा कब आवश्यक है, जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तब। भारत में कौन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल नाम मात्र, तो राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली में निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी लचीली है, तो मतलब लचीली है या कठोर है, तो लचीली है। उसमें देखा ना अपने संसदीय प्रणाली के दोस्त में कि बहुत टाइम लग जाता है कानून बनने में, तो वो लचीली है क्योंकि बहस होती है अलग अलग, सबका अलग अलग, किसी को कब सहमत होता है कभी नहीं होता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। संसदीय प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व ही इसका सबसे बड़ा लाभ है, ये उद्देश्य बोल सकते हैं। संसदीय प्रणाली में सरकार कब अस्थिर मानी जाती है, जब गठबंधन सरकार टूटती है। ठीक है। भारत की संसदीय प्रणाली किसकी निगरानी में होती है, तो संसद की निगरानी में होती है। संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद का सदस्य कौन हो सकता है, तो लोकसभा या राज्यसभा सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। संसदीय प्रणाली में नीति निर्माण का जिम्मेदार कौन है नीति निर्माण के लिए, तो मंत्रिपरिषद। जो राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री चुनता है, वो रखता है कि हाँ कौन कौन से मेंबर इसमें इलेक्ट होंगे मंत्रिपरिषद में। ठीक है। 50 MCQ कंप्लीट हो गए, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, विथ MCQ चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आज 12th 12 चैप्टर कंप्लीट हो गए लक्ष्मीकांत के। 15 से 20 अक्टूबर अपन पूरी लक्ष्मीकांत कर देंगे। अगर लक्ष्मीकांत अगर अपने को 2-2 चैप्टर करेंगे आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि एक चैप्टर से कवर नहीं होगा कोर्स, तो लक्ष्मीकांत पूरा हो जाएगा 15 से 20 अक्टूबर लास्ट। ठीक है। फिर अपन हिस्ट्री करेंगे। आप डेली पढ़ो, देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए यूज़फुल है तो आप शेयर करो,
और मुझे कमेंट भी करो, आप बताओ मुझे कि आपको कैसा लगा, मैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ आपके लिए, और क्या ज़्यादा मेरा एफर्ट लगाऊँ उसमें कि कंटेंट अच्छा हो और आपके एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल हो। और अपन इधर जो लेबर लॉज थे ईपीएफओ के लिए, यूपीएससी ईपीएफओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा करवाने का यही है। और ईपीएफओ के लिए जो अपन लेबर लॉज करते हैं, सोशल सिक्योरिटी वाले भी मैंने एमसीक्यू करवा दिए हैं कंप्लीट, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएससी ईपीएफओ के नाम से ही है, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो वहाँ से। लेबर लॉज कंप्लीट करवा दिए मैंने, एक एक करवाएं, ज़्यादा बर्डन भी नहीं है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और उसमें जो इंग्लिश आती है यूपीएससी ईपीएफओ या वनडे एग्जाम्स में, तो वो इंग्लिश भी अपनी चल रही है। अब उसके 100 एमसीक्यू लगाएंगे अपन, कल या परसों, या फिर मैं लाइव आके करवा दूंगी 1-2 दिन में आपको। 100 एमसीक्यू लगाएंगे सिनोम्स के, एंटीनोम्स के, सेंटेंस के साथ में। तो आपको जब वो पूरा याद हो जाएगा ना, तो उसमें आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं उसके, तो 3 से 4 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, ये मेरा दावा है। चलो, आज की क्लास यहीं तक थी, थैंक यू।